नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार कहानी की सारांश देखने वाले हैं। पुरस्कार कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक युवती की कहानी है जिसके एक तरफ देश प्रेम था और दूसरी तरफ उसका व्यक्तिगत प्रेम था। और विचारों की श्रृंखला में किसकी जीत होती है, देश प्रेम की या व्यक्तिगत प्रेम की, ये इस कहानी में हम देखेंगे। इस कहानी के कुछ किरदार हैं। इसका मुख्य किरदार मधुलिका है, जो कि सिंघमित्र एक पूर्व सैनिक की कन्या है। और ये जो आप किला देख रहे हैं, ये कौशल नरेश का किला है। यहाँ कहानी में कौशल नरेश का नाम नहीं आया है, सिर्फ पदनाम आया है, यानी कौशल राज्य के नरेश। मधुलिका की हम बात कर चुके हैं और इसमें कौशल नरेश द्वारा वर्ष में एक बार इंद्र पूजा की जाती है। और इस इंद्र पूजा के दौरान जो कौशल नरेश है किसी एक किसान के खेत में जाकर हल चलाते हैं या कृषि उत्सव मनाते हैं। और इस इंद्र पूजा के दौरान बहुत सारे दूसरे राज्यों से भी जो राजकुमार है वो पधारते हैं। और यहाँ पर मगध राज्य से राजकुमार अरुण इसी इंद्र पूजा के सिलसिले में आए हुए हैं। जो कौशल नरेश हैं वो जिस किसान की भूमि पर इस बार वो खेती करने वाले, हल चलाने वाले हैं, वो मधुलिका का खेत है। और जो मधुलिका जो है उसको पुरस्कार स्वरूप कौशल नरेश कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर और उनको कौशल नरेश पर ही न्योछावर कर देती हैं। इस दौरान अरुण मधुलिका को देखता है और इस पर मोहित हो जाता है। और उसके बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की एक ऐतिहासिक कहानी है। ये कहानी की मुख्य पात्रा मधुलिका है, जो एक युवती है जो कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंघमित्र की पुत्री है। जो सिंघमित्र था उसने बहुत समय पहले अपनी वीरता और से जो कौशल राज्य है उसके सम्मान की रक्षा की थी। लेकिन जब कौशल नरेश राज्य में हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, मैं उस कृषि उत्सव की बात कर रहा हूं, जब वो इंद्र की पूजा करते हैं जिसमें उन्हें अपनी राज्य के किसी एक कृषक की भूमि पर एक दिन के लिए खेती करनी होती है। राजा कितने दिन के लिए खेती करता है? एक दिन के लिए। और वो किसी एक कृषक की होती है, किसी एक किसान की होती है, और उस धरती के बदले उस कृषक को उपहार दिए जाते हैं। इस बार जो भूमि ली गई है राजा द्वारा खेती करने के लिए, कृषि उत्सव के लिए, वो मधुलिका की है। और जब महाराज उस पर हल चला रहे हैं तो मधुलिका बीजों का थाल लिए साथ साथ थी। यानी जब भी वो महाराज हाथ बटाते थे तो वो अपने थाल में से बीज उसको दे देती थी। बाद में जब राजा उस युवती को बहुत पुरस्कार देना चाहते हैं, किंतु वह पहले मना कर देती है। और जो स्वर्ण मुद्राएं, और ये जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो 4 गुना थी खेत के। यानी खेत के जो भी मूल्य था, कृषि का जो मूल्य था या उस जमीन का जो मूल्य था, उसके 4 गुना स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका को दी गई थी। लेकिन मधुलिका क्या करती है? कौशल नरेश पर ही न्योछावर कर देती है। इस उपलक्ष्य क्या, जो कृषि उत्सव चल रहा था जिसमें महाराज हल चला रहे थे, उसमें मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। किस देश का? मगध देश का। और ये महाराज कौशल नरेश थे। तो दूसरे देश से
अरुण आया हुआ था जो मधुलिका से प्रभावित होता है कि मधुलिका की वाक्पटुता और निर्भीकता से वो और उसके सौंदर्य पर वो मोहित हो जाता है। वो उससे कहता कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन जो मधुलिका है उसके प्यार को रिजेक्ट कर देती है, ठुकरा देती है। जब कृषि उत्सव हो जाता है तो मधुलिका फिर अपने खेत नहीं जाती, वो दूसरों के खेत में ही कार्य करके अपना जीवन व्यतीत करती है और इसी प्रकार से 3 वर्ष बीत जाते हैं। मधुलिका को राजकुमार अरुण की कभी कभी याद आती है, क्योंकि अभी वो काफी कमजोर भी हो चुकी है और अकेलेपन से एक तन्हाई के वातावरण में उसको कभी कभी राजकुमार अरुण ने जो बातें कही थी प्रेम भरी, वो सारी चीजें याद आती है। और एक दिन ऐसा संयोग होता है कि जो राजकुमार स्वयं यानी राजकुमार अरुण स्वयं उसके घर में शरण लेने के लिए आ जाते हैं। यानी कुछ ऐसा बरसात का मौसम दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, ओले गिरने वाले हैं, और ऐसे में जो मधुलिका की झोपड़ी है उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो जब मधुलिका सामने देखती है दरवाजा खोल के तो सामने अरुण खड़ा होता है। अरुण उसको बताता है कि वह अभी राजकुमार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने मगध में विद्रोह कर दिया था और मगध के राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित यानी राज्य से बाहर कर दिया है। वो अपनी बातों में मधुलिका को ले बैठता है और मधुलिका जो है उसको प्रेम कर बैठती है और उसकी बातों में आ जाती है। अरुण मधुलिका को कहता है कि वो कौशल नरेश से पुरस्कार में किले के पास वाली जमीन मांग ले। जो कौशल नरेश था उसके पास जो किला था, जो सबसे महत्वपूर्ण एक रक्षा का संसाधन होता है, अरुण कहता मधुलिका से कि अपने जो खेती के बदले, उस भूमि के बदले वो कौशल नरेश के पास जाकर पुरस्कार के रूप में, क्योंकि वो पुरस्कार देना चाहते थे, मधुलिका उसको मना कर चुकी थी कि आप अभी जाइए और कौशल नरेश के पास और जो किले के पास वाली जो भूमि है वो पुरस्कार स्वरूप मांग लीजिए, जिससे अरुण किले पर आसानी से हमला कर सके। तो एक किस्म से वो कौशल के ऊपर हमला करना चाहता था, इसलिए वो अरुण जो है किले के पास वाली जमीन मांग चाहता था। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पर किला है, यहाँ पर अगर मधुलिका को जमीन मिल जाती है तो मधुलिका को जब जमीन मिलेगी तो अरुण तो उसका प्रेमी है, अरुण क्या करता है यहाँ पर अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और मौका देकर ताकि यहाँ पर आक्रमण किया जा सके। मधुलिका जो प्रेम भावना में पड़ जाती है और वैसे ही करती है और अरुण वहां छुपकर आक्रमण की तैयारी करने लगता है। तो यहाँ पर अरुण ने अपने कुछ सैनिकों को यहाँ पर लगा दिया है और इस कार्य में जो मधुलिका भी उसका साथ दे रही होती है। लेकिन मधुलिका फिर एक दिन सोचती है और वो अपने संस्कारों को और दरकिनार नहीं कर पाती, यानी उसका मन कुछ और कहता है, उसका दिल कुछ और कहता है। एक तरफ अरुण उसका प्रेम है, दूसरी तरफ कौशल के देश के प्रति भी उसका एक देशभक्ति का प्रेम है और उससे अपने किए पर पछतावा होता है। तो कि क्या कर रही है, जिस देश की तो निवासी है उसके दुश्मन का तो साथ दे रही है सिर्फ अपने प्रेम के लिए। और उसके अपने पिता भी याद आते हैं कि पिता ने तो राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे और वो अपने सुख के लिए राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है, ऐसा उसका दिल कहता है। उसकी आत्मा उसे राजा को सारी बातें बताने के लिए विवश कर देती है। जो मधुलिका है वो कौशल नरेश के पास जाती है और वो राजा को सारी बातें बताते हैं कि अरुण किस प्रकार से कौशल पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहा है। राजा के आदेश से अरुण को पकड़ लेते हैं और उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। राजा फिर मधुलिका को मनचाहे पुरस्कार के लिए कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा कौशल के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है और एक बहुत बड़े खतरे से तुमने इसे बचा लिया है और तुम
पुरस्कार की हकदारनी हो, बताओ क्या चाहती हो। तब मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड की मांग कर अरुण के साथ खड़ी हो जाती है। और ये सबके लिए आश्चर्य की बात होती है कि एक तरफ वो अरुण का जो षड्यंत्र है उसके बारे में राजा को बता रही है, और जब राजा पुरस्कार के लिए उसको बात कर रहे हैं तो वो अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है और स्वयं अपने लिए भी मृत्युदंड की मांग करने लगती है। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ये आदर्श प्रधान कहानी है, आदर्श स्थापित करने का एक प्रयास है। इसमें कौन सा आदर्श है? इसमें आदर्श यह है कि भावना की अपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ है। हमारे इमोशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी ड्यूटीज हैं। यही आदर्श इस कहानी का मूल आधार है। इसमें देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों प्रतिद्वंदी बनकर एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। एक तरफ अरुण का प्रेम है, दूसरी तरफ कौशल देश का प्रेम है। तो इसमें कौशल राज्य को बचाकर जो मधुलिका है उसके प्रति भी अपने प्रेम को रखती है, और वो अपने प्रेम को, जो व्यक्तिगत प्रेम है अरुण, उसके साथ रहना, उसके साथ मृत्यु का वर्ण करती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रेम को भी वो तिलांजलि नहीं दे सकती, और दूसरा उसने अपने देश के साथ, कौशल के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। तो ये था कहानी पुरस्कार का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।